कुछ वर्षों हो गए हैं जब मुझे अपने भरोसेमंद हैसलब्लैड H4D40 को रिटायर करना पड़ा था। इसलिए मैं अपने नए मीडियम फॉर्मेट सिस्टम फुजी GF सिस्टम की शुरुआत की घोषणा करने के लिए उत्साहित हूँ। तो पिछले 3 वर्षों से, जैसा कि मेरे चैनल के अनुयायी शायद जानते होंगे, मैं लाइका SL2 का उपयोग करके फोटोग्राफी की दुनिया में डूबा हुआ हूँ। और मैंने न केवल लाइका सिस्टम के साथ गहरा संबंध बनाया है, बल्कि मैंने एल माउंट में भारी निवेश भी किया है, जिससे मेरी वीडियो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मैं अभी S5 से शूटिंग कर रहा हूँ। ये नहीं है कि SL2 के 47 मेगापिक्सल की रिजोल्यूशन पर्याप्त नहीं है, लेकिन मैं अपने पुराने हासलब्लाड H4D40 से मिलने वाली समग्र छवि गुणवत्ता, विशेष रूप से डायनेमिक रेंज को याद कर रहा हूँ। तो मैं कुछ समय से सोच रहा हूँ कि अपने व्यक्तिगत फाइन आर्ट फोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स के लिए फिर से मीडियम फॉर्मेट में लौट जाऊँ, चाहे वह प्रदर्शनियों के लिए, बड़े फॉर्मेट में प्रिंटिंग के लिए हो, या मेरी अगली पुस्तक परियोजना के लिए। मैं अपने नियमित काम के लिए भी, और शायद और अधिक वीडियो काम के लिए, अपनी लाइका SL2 का उपयोग जारी रखूंगा, क्योंकि लाइका SL2 से आने वाली छवि गुणवत्ता वास्तव में वीडियो उच्च बिटरेट्स 422 बिटरेट शानदार है। ये केवल बैटरी जीवन के कारण प्रभावित हुआ है, इसलिए मैं इसके लिए कोई समाधान निकालने जा रहा हूँ। शायद पता लगाऊंगा यदि मैं इसे किसी प्रकार के रिग के साथ जोड़ सकता हूँ, शायद स्मॉल रिग या कुछ ऐसा उपयोग करूंगा। देखना कि लाइका क्या लाता है लाइका SL3 के रूप में, और देखना कि उन्होंने क्या सुधार किए हैं, और यदि आवश्यक हो तो मैं SL2 से SL3 में अपग्रेड कर सकता हूं। तो वापस आते हैं GFX 100 Mark II पर। देखिए, मैंने कोशिश की है फुजी के डिजिटल मीडियम फॉर्मेट कैमरों के पहले वर्जन जैसे 50S 100 Mark I मूल GFX 100। लेकिन GFX 100S उस मीडियम फॉर्मेट के करीब आया जिसे मैं देख रहा था, खासकर एक आधुनिक मीडियम फॉर्मेट कैमरे में। इसमें सही एर्गोनॉमिक्स था, उम्दा इमेज क्वालिटी, और मैं इस साल की शुरुआत में इसे खरीदने पर गंभीरता से विचार कर रहा था। इससे पहले कि मैं इस पर निर्णय ले पाता, मेरा ख्याल है कि फुजी फिल्म ने GFX 100 Mark II की घोषणा कर दी। और यह एक बेहतर कैमरा है, इसमें बेहतर स्पेक्स और फीचर्स हैं हर संभव तरीके से 100S की तुलना में, और मैंने फैसला किया कि यह प्रणाली में निवेश करने का सही समय था। $100 Mark II और GF सिस्टम में मेरा पहला लेंस फूजी GF 4500mm f4 लेंस, जो मोटे तौर पर फुल फ्रेम समकक्ष में लगभग 35 मिमी से 80 मिमी की फोकल लंबाई है। तो ये काफ़ी उपयोगी फोकल लंबाई है, और मैंने इस लेंस की शार्पनेस और परफॉर्मेंस के बारे में बहुत अच्छी समीक्षाएं सुनी हैं। हालांकि ये एक f4 लेंस है, तो ये प्राइम्स की तुलना में थोड़ा धीमा है। कुछ नए प्राइम्स जो फूजी ने जारी किए हैं, मैंने इसे चुनने का निर्णय लिया क्योंकि फोकल रेंज जो ये कवर करता है मेरे लिए बहुत उपयोगी है। शायद मेरा अगला लेंस एक वाइड एंगल होगा, शायद 35 मिमी, या शायद हाल ही में फुजी फिल्म द्वारा लाया गया वाइड एंगल जो। तो मैं अब तक इस कैमरे के साथ लगभग 2 सप्ताह से शूटिंग कर रहा हूं, और अब तक मिले परिणामों से मैं काफ़ी खुश हूं। नमस्ते, मैं कमल हूं, एक यात्रा और लैंडस्केप फोटोग्राफर और कंटेंट क्रिएटर जो अब वैंकूवर BC कनाडा में स्थित हूं। मैं अपने लैंडस्केप और यात्रा फोटोग्राफी को 20 वर्षों से अधिक समय से प्रदर्शित कर रहा हूं। मैं अपने काम के लिए चित्र और रियल एस्टेट फोटोग्राफी भी करता हूं। मेरे लिए 2023 कनाडा जाने, अपना घर बसाने, अपने परिवार को लाने, अपना व्यवसाय स्थापित करने और आखिरकार अपना YouTube स्टूडियो स्थापित करने के बारे में था, और अब लगभग 1 साल के अंतराल के बाद 2024 की शुरुआत में अपनी पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं।
तो ये मेरे पहले विचार हैं कुछ हफ्तों के दौरान GFX 100 का उपयोग करने के बाद स्ट्रीट फोटोग्राफी और लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए। साथ ही इन्हें लाइट रूम में देखने और संपादित करने का मौका मिला और यह मेरे प्रारंभिक विचार हैं। तो सबसे पहले मैं तकनीकी विशेषताओं, मुख्य विशेषताओं से शुरू करता हूं, क्योंकि इस कैमरे में इतनी सारी विशेषताएं और विशिष्टताएं हैं, इन्हें इस वीडियो में पूरी तरह से देखना मुश्किल होगा। निश्चित रूप से उपयोगकर्ता मैनुअल देखें। आपको इस कैमरे से अधिकतम रेजोल्यूशन तब मिलता है जब आप इसे देशीय 4/3 अनुपात में शूट करते हैं। वह 102 मेगापिक्सल है और आप 43.8 मिलीमीटर गुणा 42.9 मिलीमीटर की पूरी चौड़ाई का उपयोग कर सकते हैं। GFX 100 मिलीमीटर CMOS सेंसर। तो जैसा कि आप इस सूची से देख सकते हैं, आपको 4:3 अनुपात में शूटिंग करते समय अधिकतम रिजोल्यूशन मिलता है जो सेंसर के लिए नेटिव है। लेकिन लोकप्रिय शूटिंग फॉर्मेट जैसे 3:2 या 16:9 के क्रॉप के साथ भी आपको सेंसर की पूरी चौड़ाई मिलती है, लेकिन आप वर्टिकल एक्स में कुछ रिजोल्यूशन खो देते हैं। कैमरा नई X5 X Trans 5 प्रोसेसर से फुजी का बना हुआ है। सब फोटोग्राफी के लिए अधिकतम 8 फ्रेम प्रति सेकंड तक की अधिकतम फ्रेम दर तक पहुंचकर प्रभावशाली अधिकतम रिजोल्यूशन प्राप्त होता है। यह एक उल्लेखनीय मील का पत्थर है माध्यम प्रारूप कैमरों के इतिहास में। वह प्रदर्शन पूर्ण फ्रेम कैमरों के लिए कुछ साल पहले तक क्रांतिकारी माना जाता था। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, कैमरा विभिन्न प्रकार के समर्थन करता है। बहुत अच्छा, उच्चतम रेजोल्यूशन, उच्चतम डायनेमिक रेंज। आप 16 बिट या 14 बिट रॉ में शूट करने के लिए चुन सकते हैं, और इसके अलावा आप JPEG और नया HIIF फॉर्मेट में भी शूट कर सकते हैं, जो स्मार्टफोन्स आदि में उपयोग होता है, जो JPEG के समान होता है, जो एक कंप्रेस्ड फॉर्मेट है लेकिन फिर भी अच्छी गुणवत्ता देता है JPEG के समान। और ये JPEG की तुलना में कम मेमोरी का उपयोग करता है, इसलिए HIIF का उपयोग करने में एक लाभ है ही। इसके अलावा इस कैमरा के वीडियो विनिर्देशों की बात करें तो ये कैमरा एक सक्षम वीडियो कैमरा भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वास्तव में 8K तक शूट कर सकता है। दुर्भाग्यवश इसमें 4K 120 भी नहीं है, जो मुझे लगता है कि एक चूक है। इस कैमरे की अन्य विशेषताओं को देखते हुए यह होना अच्छा होता। कुछ अन्य पूर्ण फ्रेम प्रतियोगियों में है। उम्मीद है कि फूजी भविष्य में 4K 120 सक्षम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करेगा। देखते हैं और आशा करते हैं। लेकिन इस समय अगर आपको स्लो मोशन में शूट करना है तो आप इसे फुल HD में 100 फ्रेम प्रति सेकंड या 120 फ्रेम प्रति सेकंड का उपयोग करके कर सकते हैं। और कैमरा बहुत उच्च प्रभावशाली बिट रेट्स में शूट करता है, 50 Mbps से लेकर 720 Mbps तक। तो ये आप बहुत सारी विवरण और रेजोल्यूशन कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन फाइल साइज काफ़ी ज़्यादा होगा। तो जब इस कैमरे को खरीदने का निर्णय लें तो इसे ध्यान में रखें। तो आपको अपना कंप्यूटर और हार्ड ड्राइव स्टोरेज सिस्टम अपग्रेड करने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि फाइल साइज फोटोग्राफी और वीडियो दोनों के लिए जैसे एक फुल फ्रेम कैमरे की तुलना में बहुत बड़ा होने जा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये विनिर्देश GFX 100 को उजागर करते हैं। मार्क II की बहुमुखी प्रतिभा उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो सामग्री को कैप्चर करने में है, विभिन्न सेटिंग्स और रचनात्मक आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त विकल्पों के साथ। ठीक है, अब इमेज स्टेबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। कैमरा प्रभावशाली 8 स्टॉप्स का स्टेबलाइजेशन प्रदान करता है, विशेष रूप से पिच और यॉ शेक के लिए। उम्मीद है कि यह फीचर कैमरे की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी स्पष्ट इमेज कैप्चर करने की क्षमता को बढ़ाएगा। लेकिन यह देखना बाकी है। मैंने IBIS का बहुत अधिक परीक्षण नहीं किया है, मैं इसे भविष्य की विस्तृत समीक्षा में कवर करूंगा। तो कुल मिलाकर ये विशिष्टताएं कैमरा की बहुउपयोगिता में योगदान करती हैं, उपयोगकर्ताओं को विभिन्न फाइल फॉर्मेट विकल्प और उन्नत इमेज स्थिरीकरण क्षमताएं प्रदान करते हुए विशेषकर गतिशील शूटिंग परिस्थितियों में। तो GFX 100 मार्क II में हाइब्रिड AF भी है, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये TTL कॉन्ट्रास्ट AF और साथ ही TTL फेज डिटेक्शन AF दोनों को समाहित करता है, जिससे तेज और सटीक फोकसिंग होती है। चेहरा पहचान -5.5 EV तक काम करता है, जो काफ़ी प्रभावशाली है।
और पिछले 2 सप्ताह से इस कैमरे का उपयोग करने के मेरे अनुभव में मैंने ऑटो फोकस को बहुत तेज़ पाया, शायद वास्तव में, संभवतः मेरे लाइका SL2 से भी तेज़। अरे लूमिक्स S5 जिसका मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, और मुझे लगा कि इसका ऑटो फोकस निरंतर ऑटो फोकस ट्रैकिंग के मामले में काफ़ी चिपचिपा है। तो GFX 100 मार्क डाई एक 6.64 इंच के OLED कलर व्यू फाइंडर से सुसज्जित है, जो लगभग 9.44 मिलियन डॉट्स की रेजोल्यूशन प्रदान करता है। तो मूलतः यह अपने वर्ग में अग्रणी है। ये सोनी और कैनन द्वारा पेश किए गए सर्वश्रेष्ठ के बराबर है। लगभग 9.44 मिलियन डॉट्स रेजोल्यूशन के साथ, इसलिए 9.4 मिलियन डॉट्स, मौलिक रूप से 9.4 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन EVF। ये एक उच्च रेजोल्यूशन इमर्सिव, तो मूल रूप से एक प्रकार से काफ़ी उच्च रेजोल्यूशन इमर्सिव देखने का अनुभव प्रदान करता है। देखने के क्षेत्र की कवरेज, कैप्चर क्षेत्र एक से एक है, यानी आप जो इमेज क्षेत्र में कैप्चर करने जा रहे हैं वह सब कुछ देख सकते हैं। तो इसमें 100% कवरेज है, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप एक छवि तैयार कर रहे होते हैं तो आप जानते हैं कि आप बिल्कुल वही प्राप्त कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से हर प्रकार की फोटोग्राफी के लिए, लेकिन विशेषकर परिदृश्य फोटोग्राफी और वास्तुकला फोटोग्राफी के लिए। और यहाँ तक कि इसकी बेहतरीन पुनरुत्पत्ति है, जिससे आप जानते हैं कि कुछ भी काटा नहीं जा रहा है। तो GFX 302 पर दुर्लभ LCD स्क्रीन, दो तरफा झुकने वाली स्क्रीन है, इसलिए आप इसे क्षैतिज अक्ष में और लंबवत अक्ष में तब झुका सकते हैं जब आप लंबवत शूटिंग मोड में शूटिंग कर रहे हों। हाँ, आप जानते हैं ये वास्तव में मददगार होता है जब आप रचना के लिए विशेष रूप से शूटिंग कैप्चर छवियों में होते हैं, जो आमतौर पर एक निम्न स्तर या उच्च स्तर पर होते हैं। इसलिए आप जानते हैं, इसे नीचे की ओर झुकाएं और व्यू फाइंडर देखते हुए इस तरह शूट करें, या आप इसे ऊपर झुकाएं और विशेष रूप से जैसे कहें स्ट्रीट फोटोग्राफी करते समय उपयोगी है, क्योंकि आप सिर्फ कमर के स्तर से शूटिंग कर रहे हैं, जैसे सभी मीडियम फॉर्मेट कैमरे के साथ कमर स्तर के व्यू फाइंडर। तो आप शूट कर सकते हैं इस तरह से यह कुछ हद तक मदद करता है। आपके आसपास के लोगों को अधिक आरामदायक महसूस कराता है, क्योंकि वे वास्तव में नहीं समझते कि जब आप कमर के स्तर पर शूटिंग कर रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे हैं। और रचना के लिए यह बहुत उपयोगी है, विशेष रूप से यदि आप परिदृश्य कर रहे हैं और आप कह सकते हैं एक लंबवत छवि ले रहे हैं। आप इसे झुका सकते हैं और इसे देख सकते हैं बिना अपनी गर्दन और पीठ पर जोर दिए। तो आपको आवश्यक रूप से अपने मुख्य मॉनिटर में हिस्टोग्राम की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक तरह से अच्छा है और आप अपनी सभी शूटिंग सेटिंग्स देख सकते हैं। सब मॉनिटर का भी बहुत अच्छा कार्यान्वयन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पीछे के मॉनिटर में बहुत सारी जानकारी होती है, जिसमें शूटिंग स्तर भी शामिल है। आप कर सकते हैं पूरन। एकल सामग्री निर्माता इससे थोड़ा निराश होंगे, विशेषकर अगर वे अपने आप को शूट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि फोटो लेना या वीडियो बनाना। तो ये एक तरह की चूक है, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार के पेशेवर कैमरे के लिए ज्यादातर लोग बाहरी मॉनिटर का उपयोग करने वाले हैं। तो तो ये इस पर निर्भर करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, उनके लिए ये कमी है या नहीं। तो मेरे नजरिए से ये एक मामूली कमी है। तो इस तरह की स्थिति में जहां आप रनिंग और गनिंग शूट कर रहे हैं और खुद को शूट करने की ज़रूरत है, एक फ्लिप आउट स्क्रीन होना अच्छा होगा। निश्चित रूप से एक फ्लिप आउट स्क्रीन होना अच्छा होगा। और फूजी फिल्म कैमरा की कोई भी बातचीत फिल्म सिमुलेशन मोड्स की बात किए बिना पूरी नहीं होगी।
और इस कैमरा में फूजी ने इसे एक नए स्तर पर ले लिया है। वे शामिल करते हैं 20 विभिन्न फिल्म सिमुलेशन मोड्स, जिसमें सभी पुराने फिल्म प्रकार शामिल हैं, जैसे वेल्विया, प्रोविया और प्रोनाग एस्टिया एक्रॉस। लेकिन उन्होंने एक नया फिल्म सिमुलेशन शामिल किया है जिसका नाम है रीला एस, जिसे मुझे और अधिक जांचना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक नहीं स्तर की यह एक नया मुझे लगता है कि यह एक नया रचनात्मक मोड है जो आप जानते हैं। मुझे लगता है कि विशेष रूप से वीडियो शूटिंग के लिए है। लेकिन मुझे वास्तव में थोड़ा और जांच करने की आवश्यकता है। मैंने वास्तव में सभी फिल्म सिमुलेशन मोड की जांच करने का समय नहीं पाया है, लेकिन मैंने कुछ के साथ शूटिंग की है। आप जानते हैं ये फिल्म सिमुलेशन मोड्स होना बहुत सुविधाजनक है। आप कैमरा से सीधे एक लुक बना सकते हैं अपनी तस्वीरों के लिए और साथ ही वीडियो के लिए भी, बिना किसी प्रकार की पोस्ट प्रोसेसिंग की। तो ये विकल्प होना अच्छा है। तो डिज़ाइन और निर्माण के बारे में बात करते हुए, तो GFX 100 का वज़न थोड़ा कम है। 948 ग्राम में 1 किलोग्राम, तो ये लगभग 2.2 पाउंड है। वजन खुद काफ़ी अच्छी तरह से वितरित है, तो जब आप इसे एक हाथ से पकड़ते हैं ये महसूस नहीं होता। ये किसी भी दिशा में झुकता है। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बहुत अच्छी तरह संतुलित और बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। मुझे लगता है कि शायद बैटरी वाले ग्रिप वाले हिस्से का वज़न थोड़ा ज़्यादा है, जिससे जब आप इसे पकड़ते हैं तो शरीर का बाकी हिस्सा हल्का और संतुलित लगता है। और वह भी लेंस के डिज़ाइन की बात करें तो GFX 45mm f4। हालांकि यह एक बड़ा भारी लेंस है। इसका वजन ठीक 1 किलोग्राम है, जो लगभग 2.2 पाउंड है। लेकिन वजन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र माउंट की ओर अधिक है। तो हालांकि लेंस काफ़ी लंबा लेंस है, ऐसा महसूस नहीं होता कि ये आगे की ओर झुक जाएगा, है ना। तो जब आप इसे कैमरा के साथ माउंट करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र आपके हाथ के काफ़ी करीब होता है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन और उपयोगिता पकड़ काफ़ी अच्छी और आरामदायक है। मेरे सभी उंगलियां, आमतौर पर मेरे छोटे उंगली का कैमरे से बाहर निकलने की समस्या होती है किसी भी कैमरे से, लेकिन इसमें मैं देख सकता हूँ मेरी ये तीनों उंगलियां मेरी तर्जनी शटर बटन पर और मेरा अंगूठा यहाँ पीछे सही ढंग से अंगूठे के आराम पर रखा है। तो बहुत अच्छी तरह से लागू किया गया डिज़ाइन। फूजी फिल्म टीम को इस बॉडी के डिज़ाइन के लिए बधाई। बहुत सारे बटन हैं जितने की आपको ज़रूरत है। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। इसका रूप काफ़ी न्यूनतम है, कुछ लाइका SL2 जैसा, जिसका मुझे लगता है कि सबसे अच्छे डिज़ाइनों में से एक है। लेकिन कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा कार्यान्वयन है। आपके पास कस्टमाइजेबल बटन यहाँ हैं शटर बटन के पास। आपके पास 2 कमांड डायल हैं जिनसे आप काफ़ी हद तक ISO के एक्सपोजर ट्रायंगल को नियंत्रित कर सकते हैं। शटर स्पीड और अपर्चर। आप लेंस से भी अपर्चर को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन मैं आमतौर पर शूटिंग करता हूं और कमांड डायल से अपर्चर को नियंत्रित करता हूं क्योंकि मेरा फुल फ्रेम कैमरों के साथ इतिहास है। लेकिन लेंस पर अपर्चर कंट्रोल होना भी अच्छा है। शायद मैं धीरे धीरे उस प्रकार की शूटिंग की ओर बढ़ सकता हूं क्योंकि अब मेरे पास ये लेंस है। और कैमरे में मैनुअल अपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी और प्रोग्राम मोड्स के लिए सेटिंग्स हैं और इसमें 6 अलग अलग कस्टम सेटिंग्स हैं जिन्हें आप स्थिर और वीडियो शूटिंग के लिए सेट कर सकते हैं। इसमें स्थिर और मूवी मोड्स के लिए एक समर्पित बटन है। जिस तरह से आपने उन्हें छोड़ा था तो वह थोड़ा अच्छा है। मुझे इस कैमरा और लेंस संयोजन के साथ शूट करने का मौका मिला। और वह भी कम तापमान में -3 डिग्री सेल्सियस तक हल्की बूंदाबांदी के साथ साथ कुछ बर्फीले माहौल में।
पिछले कुछ हफ्तों में वैनकूवर में हमारे पास एक काफ़ी ठंडा मौसम था, लगभग एक सप्ताह पहले। कैमरा वेदशील है और लेंस भी, तो मुझे वास्तव में उन्हें बाहर ले जाने का विश्वास था। और काफ़ी नम स्थितियाँ, हल्की बूंदाबांदी थी और साथ ही काफ़ी भारी बर्फबारी भी हुई। पर मुझे कोई समस्या नहीं हुई, ना ही संघनन के साथ कोई समस्या हुई, जो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब आमतौर पर आप बीच में चलते हैं, तापमान में बदलाव तेजी से, जैसे आपके घर के अंदर से बाहर, ठंडे बाहर तक, आमतौर पर आपको कुछ संक्षेपण के मुद्दे हो सकते हैं या इसके विपरीत जब आप ठंडे माहौल से गर्म माहौल में जाते हैं। मुझे इस बॉडी या लेंस के साथ ऐसे कोई समस्या नहीं हुई और मैं तुरंत शूटिंग शुरू कर सका, जो काफ़ी अच्छा है। और कुल मिलाकर दस्ताने पहनकर काम करना काफ़ी अच्छा था। मुझे कुछ मौक़ों पर अपने दस्ताने उतारने पड़े, लेकिन कुल मिलाकर मैं कर सका। लगभग सभी सेटिंग्स बदल दी, यहाँ तक कि दस्ताने पहनकर भी। और शायद 1 या 2 बार टच स्क्रीन का उपयोग करते समय मुझे लगता है कि मुझे दस्ताने उतारने पड़े, लेकिन अन्यथा अधिकांश समय ये अच्छी तरह से काम किया। मीडिया स्लॉट्स शूट करने और रिकॉर्ड करने के लिए जैसे मैं चाहता था, तो मेरी एक विशेष प्राथमिकता है तो स्लॉट एक है CF एक्सप्रेस कार्ड टाइप B स्लॉट, और जिसमें मैं 512 गीगाबाइट CF एक्सप्रेस B टाइप कार्ड का उपयोग कर रहा हूँ। मुझे देखने दें प्रोग्रेड से, हाँ, जो मुझे अमेज़न कनाडा पर काफ़ी अच्छा सौदा मिला। और वह तो चलो मैं आपको कार्ड्स दिखाता हूँ। साइबर शूट और स्लॉट 2 के लिए, जो कि एक UHS 2 SD प्रकार का स्लॉट है, मैंने 256 GB लेक्सार का चयन किया। 250 मेगाबिट प्रति सेकंड प्रकार UHS 2 कार्ड, जिसका उपयोग मैं पहले से ही अपने लाइका SL2 में कर चुका हूं, और मुझे पता है कि यह एक विश्वसनीय कार्ड है, इसलिए मैंने इस कार्ड का उपयोग करने का निर्णय लिया। तो यही तरीका है जिससे मैं इसका उपयोग कर रहा हूं। मैंने कैमरा को 4K 60p पर शूट करने के लिए भी सेट किया है। तो ये शायद कुछ ऐसा है जिसे आप कैमरा उठाते ही बदलना चाहेंगे। तो कुछ सेटिंग्स हैं जिन्हें आपको बदलने की ज़रूरत है। लेकिन कैमरे में स्वयं सेटिंग्स और फीचर्स की इतनी बड़ी श्रृंखला है कि मैं किसी भी नए खरीदार को सुझाव दूंगा कि वे यूज़र मैनुअल ज़रूर पढ़ें, भले ही आप कितने भी अनुभवी हों। क्योंकि यदि आप इस कैमरे का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से इसके कैमरे में बनाई गई विशेषताएं और जिस तरह से इसे सेट करना होता है, और इसमें इतनी विस्तृत, मैं बता दूं, मैं इस वीडियो में इसके बारे में नहीं जाना चाहता। मैं इसे 1 या 2 महीने बाद और अधिक विस्तृत समीक्षा के लिए सुरक्षित रख रहा हूं। तो हम इन सभी विशेषताओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे और वे वास्तव में कैसे वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में काम करते हुए। बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। मुझे वास्तव में इसे व्यापक रूप से परीक्षण करने का मौका नहीं मिला, लेकिन कुछ शूट्स के लिए मैंने एक स्ट्रीट फोटोग्राफी शूट, 2 लैंडस्केप शूट और एक छोटा पोर्ट्रेट शूट किया है। बैटरी का जीवन उम्मीद के मुताबिक था। मुझे लगता है कि मैं एक शूट पर बैटरी बदले बिना 2 घंटे तक चला गया। यही एकमात्र शूट था जहां मुझे वास्तव में करना पड़ा। बैटरी बदली और वो कच्ची तस्वीरें और कच्ची प्लस JPEG मोड में बहुत सारी तस्वीरें लेने जैसा था, और कुछ वीडियो क्लिप्स भी। लेकिन वास्तव में मैं नहीं कह सकता, मुझे अभी तक बैटरी जीवन के बारे में कोई राय नहीं है, सिवाय इसके कि यह एक आधुनिक के उम्मीद के अनुसार है। तो मैं अपनी अगली समीक्षा में बैटरी जीवन के बारे में एक विस्तृत राय, एक उचित राय के लिए आरक्षित रहता हूँ। लेकिन किसी अन्य कैमरे की तरह मैं निश्चित रूप से एक अतिरिक्त बैटरी रखने की सलाह दूंगा। और कैमरा USB-C चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो आप अपनी गाड़ी में या किसी कॉफ़ी शॉप में भी इसे चार्ज कर सकते हैं यदि आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये कोई समस्या नहीं है। तो आपके पास ये सभी विकल्प हैं। तो
मुझे अपने बारे में थोड़ा और बताइए दोस्तों। इस वीडियो में आपको क्या लेकर आया है? क्या आप एक मीडिया फॉर्मेट सिस्टम पर विचार कर रहे हैं? क्या आप पहले से ही GFX 100 II या शुरुआती GFX कैमरों में से किसी का उपयोग कर रहे हैं? अपने अनुभव साझा करें। मैं आपके अनुभवों के बारे में सुनना पसंद करूंगा, और अगर कैमरे का कोई विशेष पहलू है जिसका आप चाहते हैं कि मैं अपनी अगली वीडियो में अन्वेषण करूं, तो कृपया नीचे दिए गए टिप्पणियों में मुझे बताएं। आपकी सहभागिता मेरे चैनल पर आने वाले सामग्री को आकार देने में मूल्यवान है। मेरे पास बहुत सारे जहां तक इस चैनल के भविष्य की सामग्री की बात है, मेरे पास बहुत सारे वीडियो तैयार हैं जिसमें GFX 100 Mark II की अधिक विस्तृत समीक्षा शामिल है, और वैंकूवर में मेरे नए वीडियो स्टूडियो सेटअप के बारे में भी, और ओस्मो पॉकेट 3 की एक छोटी समीक्षा, और वर्ष के शुरुआत के लिए मेरे कैमरा बैग में क्या है उस पर एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो भी। 2024, अगर आप मेरी तरह गैजेट प्रेमी हैं तो मुझे यकीन है कि आप वीडियो में रुचि लेंगे। तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में सूचित किया जा सके। अब मैं आपको अपने पिछले कुछ हफ्तों के शूट से कुछ नमूना इमेज और वीडियो क्लिप्स दिखाता हूं, और आप पिक्सल पीपिंग कर सकते हैं और खुद निर्णय ले सकते हैं। जो बड़े प्रारूप में काम को प्रिंट करने या पुस्तक परियोजनाओं को संकलित करने की आवश्यकता के लिए GFX 100 II का रेजोल्यूशन और छवि गुणवत्ता विशाल लैंडस्केप्स की भव्यता प्रदर्शित करने के लिए अनिवार्य होगी। और वास्तु फोटोग्राफरों के लिए टिल्ट शिफ्ट लेंस की उपलब्धता GFX 100 II की अपील को बढ़ाती है उस प्रकार की फोटोग्राफी के लिए। यह सुविधा एक दृष्टिकोण का सटीक नियंत्रण करने की अनुमति देती है जो इमारतों और संरचनाओं को सटीकता के साथ कैप्चर करने के लिए महत्वपूर्ण है। उच्च स्तरीय पोर्ट्रेट और फैशन कैमरा उच्च स्तरीय पोर्ट्रेट और फैशन फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त है। इसके साथ बहुत बारीक विवरण को कैप्चर करने की क्षमता। कैमरे का रेजोल्यूशन सुनिश्चित करता है कि बारीक बनावट, त्वचा के रंग और जटिल विवरण सही रूप में प्रस्तुत हों, अंतिम छवियों की गुणवत्ता को ऊंचा उठाते हैं। संक्षेप में GF100 एक ऐसी ताकतवर कैमरा है जो विशेष जरूरतों वाले फोटोग्राफरों के लिए डिजाइन किया गया है, जो उच्च रेजोल्यूशन को प्राथमिकता देते हैं, चाहे वह फाइन आर्ट हो या आर्किटेक्चरल और फैशन फोटोग्राफी।